सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। ओडिशा में गोपालपुर तट से टकराया तितली तूफान। राज्य के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 5 जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले 3 लाख लोग। स्कूल कॉलेज बंद। एनडीआरएफ की 15 और ओडीआरएफ की 18 टीमें तैनात। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को टीवी और अखबारों में विज्ञापन देकर कम से कम 3 बार बताना होगा आपराधिक रिकॉर्ड। चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश। राजनीतिक दलों को भी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की पार्टी वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी। छात्रों के मूल प्रमाण पत्र नहीं रख सकेंगे शिक्षण संस्थान। दाखिले के दौरान सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र ने उठाया कदम। एडमिशन कैंसिल कराने पर फीस वापसी का भी प्रावधान। नहीं लौटाने पर जुर्माने के अलावा संस्थान की मान्यता तक हो सकती है रद्द। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ सम्मेलन में होंगी शामिल। अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा आतंकवाद से मुकाबले पर चर्चा की उम्मीद। चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों पर चर्चा के दिए संकेत। और निशानेबाजी में सौरभ चौधरी ने जीता स्वर्ण। युवा ओलंपिक खेलों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में हासिल किया पदक। अर्चना कामत को टेबल टेनिस में कांस्य पदक। भारत की झोली में अब तक 9 पदक। और चक्रवाती तितली के असर से ओडिशा के तटीय जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में उठा ये तूफान बेहद खतरनाक रुख अख्तियार करके आज सुबह गंजाम जिले के गोपालपुर तट से टकराया। मौसम विभाग ने बताया कि गोपालपुर में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बह रही हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के कालिंगपत्तनम में हवाओं की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। तितली के असर से ओडिशा के 5 जिलों गंजाम, गजपति, पुरी, जगत सिंहपुर और खुर्दा में बेहद तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। भुवनेश्वर मौसम विभाग के निदेशक HR बिस्वास ने बताया कि तितली के तटीय डॉपलर मौसम रडारों के जरिए विशाखापट्टनम, गोपालपुर और पारादीप में निगरानी की जा रही है। हवा की खतरनाक रफ्तार का अंदाजा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि गोपालपुर और बरहमपुर में राज्य के कई हिस्सों में पेड़, बिजली और खंभे उखड़ गए तो कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। राज्य में आज और कल सभी स्कूल और कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। आज होने वाले कॉलेज स्टूडेंट यूनियन चुनाव को भी स्थगित कर दिया गया है। इस बीच ओडिशा सरकार ने हालात से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी तरह से तैयार रखा है। राज्य सरकार पहले ही 5 जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी है। राज्य के डीजीपी ने बताया कि 14 जिलों में ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 18 टीमें तैनात हैं और सभी जिलों के एसएसपी और रेंज प्रमुखों को आपातकालीन कंट्रोल रूम खोलने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ की 15 टीमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ओडिशा सरकार ने बचाव कार्य में मदद के लिए 300 मोटर नाव को तैयार रखा है। साथ ही चक्रवात और बाढ़ की स्थिति में शरण के लिए बनाए गए सभी 836 केंद्रों को तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री जुटाई गई है। साथ ही मछुआरों को करीब शुक्रवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। राज्य प्रशासन और पूर्वी तटीय रेलवे ने जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और ये हेल्पलाइन नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गंजम साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है। गंजम विशेष राहत आयुक्त का नंबर हम आपको पहले बता दें 1070, गंजम जिला 1077। पूर्वी तटीय रेलवे के ये नंबर टीवी स्क्रीन पर है और विशेष राहत आयुक्त का नंबर 1070 है। विशेष राहत आयुक्त 1070, गंजम 1077, ये तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
और आइए हालात को लेकर ताज़ा जानकारी लेंगे। एचआर बिस्वास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, जो कि डायरेक्टर हैं मेट्रोलॉजिकल सेंटर भुवनेश्वर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है एचआर बिस्वास साहब। फिलहाल इस तूफान की क्या स्थिति है और अब आगे किस तरह की आशंकाएं हैं? अभी तो तूफान क्रॉस कर चुका है, तो अभी लैंड पर है सेंटर। तो इसका क्रॉस कर चुका है नियर पोलासा, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, साउथ वेस्ट ऑफ गोपालपुर में। तो क्रॉसिंग टाइम था 4:30 to 5:30 AM में। विंड स्पीड था, एस्टिमेटेड विंड स्पीड 140 to 150 किलोमीटर पर आवर, सिंग में 165 किलोमीटर पर आवर। और हमारा ऑब्जर्वेटरी गोपालपुर में मैक्सिमम विंड स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड हुआ है 4:30 AM में। अभी विंड स्पीड तो कम हो जाएगा, बट रेनफॉल डिक्रीज, रेनफॉल इंक्रीज करेगा, रेनफॉल बढ़ेगा। अभी रेनफॉल मेनली साउथ कोस्टल उड़ीसा और एडजॉइनिंग साउथ इंटीरियर उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी होगा। तो ग्रेजुअली रेनफॉल नॉर्थ का भी बढ़ेगा, नॉर्थ कोस्टल एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ उड़ीसा। नेक्स्ट 48 आवर्स तक एक्टिविटी जारी रहेगी। जी, यानी आप बता रहे हैं कि जो हवा की रफ्तार है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी और बारिश बढ़ेगी। हाँ, जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विश्वास साहब इस जानकारी के लिए। तो अभी गोपालपुर में करीब 126 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बह रही हैं। एचआर बिस्वास हमें ये जानकारी दे रहे थे। जबकि आंध्र प्रदेश का जो कालिंगपत्तनम है, वहां हवाओं की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। और तितली का जो असर है उससे 5 जिले ओडिशा के सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गंजाम, गजपति, पुरी, जगत सिंहपुर और खुर्दा, यहाँ पर बेहद तेज हवाएं चल रही हैं और इसके साथ ही साथ भारी बारिश भी हो रही है। और जैसा हमें जानकारी दी जा रही है कि जो तेज रफ्तार हवाएं हैं उनकी रफ्तार ज़रूर समय के साथ धीरे पड़ेगी, लेकिन अगले 48 घंटों तक जो बारिश है वो जारी रहेगी और भारी बारिश इन तमाम जिलों में जारी रह सकती है। भुवनेश्वर मौसम विभाग के निदेशक एचआर बिस्वास, जिनसे अभी हमारी बात हुई, वो बता रहे हैं कि तितली की तटीय डॉपलर मौसम रडारों के जरिए विशाखापट्टनम, गोपालपुर, पारादीप में निगरानी की जा रही है। और जो हवा की खतरनाक रफ्तार है उसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि गोपालपुर और बरहमपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, कच्चे मकान जो हैं उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और तूफान के मद्देनजर आज और कल सभी स्कूल, कॉलेज और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा गया है। इसके अलावा कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी होना था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। साथ ही तमाम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और हालात से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क रखा गया है। चक्रवात तितली के असर से उड़ीसा के तटीय जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है और अगले 48 घंटों तक ये बारिश जारी रह सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब टीवी और अखबारों में विज्ञापन देकर कम से कम 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देना जरूरी होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक राजनीतिक दलों को भी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी पार्टी वेबसाइट पर देनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता निलंबित या वापस भी ली जा सकती है। उम्मीदवारों को मतदान से पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम से कम 3 बार अलग अलग दिन इस विवरण का प्रकाशन करना अनिवार्य होगा। अब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को संशोधित हलफनामा भी देना होगा। आयोग ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश के आधार पर दिया है। जम्मू कश्मीर में शहरी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग का काम पूरा हो गया। इस चरण में 13 जिलों के 384 वार्ड में मतदान हुआ। जम्मू क्षेत्र में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहां करीब 80% वोटिंग हुई। वहीं कश्मीर घाटी में 3.4% वोट डाले गए। इस चरण में 1095 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सोमवार को पहले चरण में 11 जिलों के 321 वार्डों के लिए मतदान हुआ था और पहले चरण में करीब 57% मतदान हुआ था। वहीं तीसरे चरण में 207 वार्डों के लिए 13 अक्टूबर और आखिरी चरण में 132 वार्डों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 20 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में 13 साल बाद
शहरी निकाय चुनाव हो रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने कल रेलवे के करीब 12 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को बोनस का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि रेल कर्मियों को 78 दिन की सैलरी के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए मौजूदा 2 नियामकों को मिलाकर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की स्थापना को भी मंजूरी दी है। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन से ठीक पहले अपने 11,91,000 गैर राजपत्रित कर्मियों को बोनस का तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा। हर कर्मचारी को 17,951 रुपए मिलेंगे। इससे वित्तीय वर्ष 2017-18 में रेलवे पर 2,044 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। ये लगातार 7वां साल है जब 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जा रहा है। देश के 11.91 लाख नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़ को हम 78 डेज का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस देने जा रहे हैं देश भर में, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 2,044.31 करोड़। सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला देश में व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बेहतरी के लिए उठाया है। इसके तहत मौजूदा 2 नियामकों नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी को मिलाकर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की स्थापना का महत्वपूर्ण फैसला किया है। सरकार के मुताबिक इससे देश में व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में संस्थानों में बेहतर समन्वय के साथ नियामक व्यवस्था लागू हो सकेगी। The Cabinet Committee on Economic Affairs today has decided to close Bioco Lorry Limited, a Group C CPSU in the Ministry of Petroleum, and giving voluntary retirement scheme and voluntary separation scheme to the employees of the company. ये कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में बहुत वर्षों से है। इसको रिवाइव करने की हर कोशिश नाकाम रही। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने घाटे में चल रही पेट्रोलियम सेक्टर की सरकारी कंपनी बीको लॉरी को बंद करने का फैसला किया है। 1919 में कोलकाता में स्थापित इस कंपनी के कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी बर्ड जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को भी बंद करने को मंजूरी दी गई है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी बॉन्ड खरीदकर सिस्टम में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। आज बॉन्ड खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्रीय बैंक ने त्योहारी सीजन में धन की मांग को पूरा करने के लिए इस कदम का ऐलान किया है। आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदने के जरिए सिस्टम में 120 अरब रुपए का निवेश करेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन के हिस्से के रूप में आरबीआई 2020 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड 8.27% ब्याज दर पर, 2022 को 8.15%, जबकि 2024 वाले बॉन्ड 7.35%, 2026 वाले बॉन्ड 8.15% और 2030 वाले बॉन्ड 7.61% ब्याज दर पर खरीदेगा। This is a very timely move and a very good move because market is facing huge liquidity crunch and mutual funds were finding it very difficult to sell their government bonds and securities, and they were selling it at a very lower price. So with this, I think some liquidity will come into the system, and those mutual funds who had the liquidity or redemption pressure, so they would be able to unload some of their securities through this means. खरीद नीलामी का परिणाम आज ही जारी किया जाएगा और सफल प्रतिभागियों को भुगतान 12 अक्टूबर को किया जाएगा। RBI has all the prerogative to accept the entire, whatever is available for purchase. They can reject, they can accept. So it is practically 100% at the prerogative of RBI. धन की मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक ने ये कदम उठाने का ऐलान किया है। तरलता स्थिति के निरीक्षण के आधार पर आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद का फैसला लिया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल सिस्टम में पैसे डालने या निकालने के लिए किया जाता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि लेखा परीक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये सरकारों को बेहतर काम करने का माध्यम प्रदान करता है। 29वें अकाउंटेंट्स जनरल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के मौके पर कल राष्ट्रपति ने कहा कि परिणाम आधारित
लेखा परीक्षण सार्वजनिक खर्च के उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने में सहायक साबित होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दिल्ली में 29वें अकाउंटेंट्स जनरल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने CAG डाटा प्रबंधन नीति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से संस्थान न केवल वर्तमान के बारे में जानकारी देता है, बल्कि विश्वसनीय पूर्वानुमान प्रदान करने में मदद भी कर सकता है। The institution of CAG has come out with a data management policy and is increasingly using data analytics in its audit work. Through the use of data analytic techniques, you can assist in not only giving insights for the present, but also aid in providing credible forecasts. राष्ट्रपति ने कहा कि देश डिजिटल भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फंड, कार्य और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। शहरी निकायों और पंचायतों के माध्यम से कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती हैं। ऐसे में आधुनिक लेखा परीक्षा तकनीकों का इस्तेमाल और परिणाम आधारित लेखा परीक्षा जरूरी है। We have seen a massive decentralization of funds, functions and functionaries. There is greater flexibility available to state governments. A number of welfare schemes are also implemented through urban local bodies and panchayats. However, it is a fact that accountability mechanisms at the local level are not as robust. All success. Thank you. अकाउंटेंट्स जनरल कॉन्फ्रेंस की थीम एडिटिंग एंड अकाउंटिंग इन डिजिटल एरा रखी गई है। सम्मेलन में 4 सत्रों में लेखा परीक्षा नियोजन, लेखा परीक्षा क्रियान्वयन और डिजिटल माहौल में लेखांकन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने ग्रामीण इलाकों के विकास पर जोर देते हुए लोगों से इसमें भागीदार बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरी शहर और गांव के बीच बढ़ती खाई को पाटना है। लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं, इसलिए हमें विकास को गांव तक पहुंचाना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। The rural development should become a fascination. Everybody must be able to say, yes, I served in rural areas. I did social work. I was a teacher in a rural area. I was a doctor in rural area. I was a scientist in rural area. I was a professor in rural area. I did this, that and all. Everybody should proudly say it. Even if you go abroad, you want to go abroad, go, learn, yearn and return and then serve your birthplace, your native place. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रम को ज्यादा रोजगार परक बनाने के लिए इस पर पुनर्विचार की जरूरत बताई। कोयम्बटूर में नाची मुथु इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के हीरक जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि किसी भी देश का विकास वहां के इंजीनियरों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, इसलिए शिक्षकों को शिक्षा पद्धति में सुधार करके कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने छात्रों से कहा कि मौजूदा वक्त के हिसाब से प्रासंगिक बने रहने के लिए उन्हें ज्ञान के विस्तार पर ध्यान देने के साथ ही अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किए जाने पर भी जोर दिया। The development of any country depends greatly upon the quality of its engineers, its builders, its architects. But we have a tremendous skill gap in engineering. We have to revisit our syllabus of engineering colleges. Make it more employable. Make it more employable. 4 years of study, getting a degree, and then being an unemployed youth is no good. We have to fill this gap. And I request the teachers to take a good hard look at the curricula and teaching methods, not only in engineering college but also in other education institutions. The focus should be on continuously honing and polishing skills and learning by constant practices. My friends, what I am trying to say is, these young people like you, to make use of this opportunity, focus on building knowledge that is both deep and wide in your subject. My dear young friends, I cannot stress enough on the need to continuously learn, continuously upgrade your skills so that they
stay relevant to the times. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी सुख बांटने वाली है, जबकि कांग्रेस एक परिवार के फायदे के लिए समाज को बांटती है। प्रधानमंत्री ने बात कल नमो ऐप के जरिए रायपुर, मैसूरू, दमोह, करौली, धौलपुर और आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से बातचीत समाज के विकास के लिए हमें प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव जीतना हमारे लिए किसी को हराने का अहंकार नहीं है, हमारे लिए ये सेवा करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में हमें देश और गांव, गरीब के लिए ज्यादा ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। सुख बांटने से बढ़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए सुख बांटने की बात वो समझ ही नहीं पाए और उन्होंने रास्ता पकड़ लिया समाज बांटो। हम सुख बांटने वाले हैं, वे समाज बांटने वाले हैं। हमें सुख बांट करके हर किसी की जिंदगी में सुख लाने का प्रयास करना है। उनको समाज बांट करके खुद के परिवार, खुद के नेताओं का भला करने का उनका सपना है। उच्च शिक्षा में छात्रों को बड़ी राहत देते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के बाद कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान एडमिशन सुनिश्चित होने से पहले छात्रों को सर्टिफिकेट को नहीं रख सकती है। केंद्र सरकार ने छात्रों की दिक्कतों को देखते हुए सर्टिफिकेट और फीस वापसी पर यूजीसी एक्ट में बदलाव किया है। छात्रों को अपने दस्तावेजों की मूल प्रति जैसे मार्कशीट्स और दूसरे सर्टिफिकेट शिक्षण संस्थान में दाखिला लेते समय नहीं जमा करवाने पड़ेंगे। एडमिशन कैंसिल कराने पर फीस वापसी का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे नहीं करने पर संस्थानों पर जुर्माने के अलावा मान्यता रद्द हो सकती है। नए नियम के तहत दाखिला आवेदन विंडो बंद होने से 16 दिन या उससे पहले कोई छात्र सीट छोड़ता है तो उसकी 100% फीस वापस करनी होगी। दाखिला आवेदन विंडो बंद होने से 15 दिन या उससे पहले सीट छोड़ने पर 90% फीस वापस की जाएगी। एडमिशन क्लोज होने के पहले अगर 16 दिन और उससे ज्यादा पहले ही बताएंगे कि मेरा एडमिशन कैंसिल कर रहा हूं, तो उसको 100% वापस मिलेंगे। अगर 15 दिन के भीतर वो बताएंगे, एडमिशन क्लोज होने से पहले 15 दिन और कम दिन यानी 10 दिन पहले बताएंगे वगैरह, तो उसको 90% वापस मिलेंगे। अब ये नया नियम डाला है। एडमिशन क्लोज होने के बाद 15 दिन में करेंगे एडमिशन कैंसिल, तो उसको 80% वापस मिलेगी परीक्षा। तुषार मेहता देश के नए सॉलिसिटर जनरल होंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सॉलिसिटर जनरल पद के लिए उनके नाम पर मोहर लगाई है। तुषार मेहता अभी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद पर हैं। उनकी नियुक्ति पद संभालने की तारीख से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए होगी। रंजीत कुमार के इस्तीफे के बाद सॉलिसिटर जनरल का पद पिछले 11 महीने से खाली था। फ्रांस के साथ हुए राफेल विमान सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सरकार से डील के दौरान फैसले लेने की प्रक्रिया का विवरण देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राफेल विमान सौदे को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें मांग की गई है कि राफेल डील की कीमतों का खुलासा किया जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कोर्ट सरकार को इस बारे में कोई नोटिस जारी नहीं कर रही है, लेकिन डील फाइनल करने के लिए जिस तरह से फैसले लिए, सरकार को उस प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी कोर्ट को देनी चाहिए। सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि राफेल विमान सौदे से जुड़ी जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा खरीद प्रक्रिया के मद्देनजर सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 29 अक्टूबर तक बंद लिफाफे में जानकारी सौंपने के लिए कहा है। साथ ही ये स्पष्ट भी किया कि कीमतों को तय करने और तकनीकी विवरणों पर कोर्ट को किसी तरह की जानकारी नहीं चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गई हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री अपने फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली के साथ दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों को गहरा बनाने के तौर तरीकों और परस्पर हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगी। सूत्रों के मुताबिक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा के अलावा निर्मला सीतारमण 58,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत भारतीय वायुसेना को दसॉल्ट द्वारा 36 राफेल जेट विमानों की आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा करेंगी।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज से ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। सम्मेलन में अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा आतंकवाद से मुकाबला करने में परस्पर सहयोग से संबंधित चर्चा के केंद्र में रहने की संभावना है। एससीओ शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में सीरिया, अफगानिस्तान और कोरिया प्रायद्वीप की स्थिति की समीक्षा होने की संभावना है। जून 2017 में भारत के एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद शासनाध्यक्ष परिषद की दूसरी बैठक है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेता एससीओ के और विकास की संभावना पर चर्चा करेंगे और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पिछले साल भारत के साथ पाकिस्तान को भी एससीओ की सदस्यता दी गई थी। देश भर में दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कल दिल्ली में महाकाव्य रामायण पर आधारित नाटक संपूर्ण रामलीला के पहले मंचन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन श्री राम भारतीय कला केंद्र की ओर से किया गया है। ये हर्ष का विषय है। उनसे अब निवेदन करते हैं कि हमें आशीर्वचन दें। अवधपुरी दशरथ रामलीला स्वयं में हम सबको जो मार्गदर्शन दे सकते हैं भगवान राम, वो रामलीला देगी। और उस संभाषण को सुन करके, उस प्रवचन को सुन करके हम धन्य होंगे। और अब बात करेंगे खेल की खबरों की। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने युवा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। सौरभ ने 10 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। सौरभ चौधरी ने 244.2 अंक बनाए और वो दक्षिण कोरिया के सुंग युनहो से आगे रहे। स्विट्जरलैंड के सोलारी जैसन ने 215.6 अंक बनाकर कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में अर्चना कामत ने कांस्य पदक जीता है। रोमानिया की एंद्रिया ड्रेगोमान से हारकर अर्चना ने कांस्य पदक हासिल किया। युवा ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी वो बन गई हैं। वहीं एशिया पैरा खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने अब तक 7 स्वर्ण, 13 रजत और 17 कांस्य पदक समेत 37 पदक जीत लिए हैं। भविना हसमुखभाई पटेल और सोनल बेन मनुभाई ने टेनिस में महिला डबल्स में रजत पदक जीता है टेबल टेनिस में, और विजय कुमार ने लॉन्ग जंप T42, T61, T63 स्पर्धा में रजत जीता है। भारतीय जूनियर हॉकी टीम सुल्तान जोहर कप के फाइनल में पहुंच गई है। मलेशिया में खेले गए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से हराया। भारत अपने चारों मैच जीतकर 12 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। अब शुक्रवार को भारत का आखिरी लीग मैच ब्रिटेन से होगा। भारतीय टीम जोहर कप में अब तक जापान, न्यूजीलैंड और मलेशिया को हरा चुकी है। बात करेंगे खास शख्सियत की। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। उनका जन्म 1902 में आज ही के दिन बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। आज़ादी की लड़ाई से लेकर 1977 तक हुए तमाम आंदोलनों की मिसाल थामने वाले जेपी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने विचारों से देश की दिशा तय की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेपी जेल भी गए। उनके आह्वान पर बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में फैल गई। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि आज़ादी के बाद की केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 8 अक्टूबर 1979 को पटना में उनका निधन हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1998 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका समाजवाद का नारा आज भी हर तरफ गूंज रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें याद किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके लिखा है कि वो स्वाधीनता सेनानी और जनतंत्र के प्रतीक थे। उन्होंने हर नागरिक की स्वतंत्रता और हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए समझौता किए बिना संघर्ष करने की प्रेरणा हम सबको दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाचार पत्रों में लेख लिखे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जेपी की जयंती पर राष्ट्र उनके द्वारा स्थापित आदर्शों को पुनर्स्थापित करने का संकल्प ले। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि जेपी अपना मत बेबाकी से रखते थे। जेपी आजीवन राजनीतिक संत रहे। उनकी राजनीतिक चेतना सदैव सजग रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारे लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता कभी भूली नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान को भी याद किया।
आज लोकनायक जयप्रकाश जी की जन्म जयंती का अवसर है। लोकनायक जयप्रकाश जी आजादी के उस कालखंड में युवा हृदयों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन गए थे। आज उनके जन्म जयंती पर हम यही उनसे प्रणाम करते हुए कहें कि हमें शक्ति दो। संपूर्ण क्रांति का मंत्र संपूर्ण विकास क्रांति के मंत्र के रूप में परिवर्तित हो। हम सच अर्थ में सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मशहूर समाज सेवक नानाजी देशमुख की भी आज जयंती है। चंडिका दास अमृतराव देशमुख की आज जयंती है। नानाजी देशमुख का जन्म महाराष्ट्र के परभणी जिले में एक छोटे से गांव कदोली में आज ही के दिन 1916 को हुआ था। नानाजी देशमुख शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण लोगों के बीच स्वावलंबन के कार्यों के लिए सदैव याद किए जाते हैं। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट किया कि गांव और मेहनती किसानों और के कल्याण के लिए नानाजी ने काम किया। प्रधानमंत्री ने उनके संगठनात्मक कौशल की प्रशंसा की। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। एक ब्रेक के बाद विशेष में देखिए तितली चक्रवात। नमस्कार।